ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के साथ हूँ और हम उनके कुछ छोटों के लिए एक फिजिकल थेरेपी मूल्यांकन करने जा रहे हैं। हाँ, देखो मैं कैसे टूटा हुआ हूँ और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, YouTube चैनल पर आने के लिए शुक्रिया। आज मैं यहाँ मार्टिन्स के साथ हूँ। मैं उन्हें अपना परिचय देने दूंगा जो नहीं जानते कि ये कौन है। मार्टिन्स वर्तमान विश्व का सबसे मजबूत व्यक्ति, शायद महामारी के कारण सिर्फ एक बार प्रतिस्पर्धा करने के बावजूद सबसे लंबे समय तक ही रहे हैं। फिर भी मैं अगली जीत की उम्मीद कर रहा हूँ। पहले एरन के साथ काम करूंगा कि कैसे बेहतर ठीक हो सकूं और अगली प्रतियोगिता में और मजबूत बन सकूं। तो जैसा कि किसी भी मजबूत एथलीट के साथ होता है, मार्टिन्स भी दर्द और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और जो एक चीज मैं स्क्वाट यूनिवर्सिटी में कहता हूं, वह यह है कि हमें दर्द और चोट को बढ़ाने की बजाय संभालना चाहिए। अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए अपने शरीर पर ध्यान दें, इसे सुनें और सुधार करें। अब मार्टिन्स और मैं शुरुआती वसंत से साथ में काम कर रहे हैं। और क्योंकि हम देश के बिल्कुल विपरीत कोनों में हैं, हम बस बहुत सारे मैसेज भेजते रहे हैं, उन्हें परीक्षण करने के लिए भेजते रहे हैं और वास्तव में हमारी वर्चुअल फिजिकल थेरेपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि आज पहली बार हम साथ काम कर रहे हैं, आज हम एक पूरा पुनः मूल्यांकन करने जा रहे हैं, जहां हम उसकी कुछ छोटों को देखते हैं और पता लगाते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि एक ही उपचार सभी पर लागू नहीं होता, हमें नया राह अपनाना पड़ता है और रास्ते में कठिनाइयां आ सकती हैं, जैसे हाल की घटनाओं पर हम बात करेंगे। इस बीच मैं उसकी टखने और घुटने की चोटों पर शुरू की गई एक क्लिप दिखाऊंगा। अगर आप मार्टिनेज को नहीं जानते, तो वह 2019 के विश्व के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध 565 पाउंड के विश्व रिकॉर्ड स्क्वाट के लिए। एक और क्यों नहीं कर लेते मार्टिन्स? अभी इसी बात पर मुस्कुरा रहा है। यहाँ इसे लपेट दो, पूरी तरह से लपेट दो। यहां चलो एक और करते हैं। सर करिए। अब वह इसे वापस ले जाएगा। मार्टिन्स की लीज मौजूद होंगी, थोड़ा दिखावा करते हुए ही। जैसे कोई भी एथलीट जो वेट रूम में जाता है, उसे भी बार बार की चोटों का सामना करना पड़ता है। मार्टिन्स ने लिखा कि वह 2 साल से बाएं घुटने और 1.5 साल से दाएं हैमस्ट्रिंग टेंडन के दर्द से जूझ रहा है, जहां मांसपेशी कूल्हे के पीछे संलग्न होती है। उसके बाएं घुटने के एमआरआई में थोड़ा फटा हुआ मेनिस्कस और हल्का खराब कार्टिलेज नजर आया, जो घुटने के पीछे की तरफ दृश्य की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा है। भारी स्क्वाट्स या दौड़ने से जोड़ पर भार पड़ने और हिलने पर वह चिड़चिड़ा हो गया। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर मेनिस्कस चोट या कार्टिलेज समस्या इतनी गंभीर नहीं होती कि उसे सर्जरी की आवश्यकता पड़े, भले ही एमआरआई में दिखे। यही कारण है कि उनके चिकित्सक को सर्जरी की जरूरत नहीं लगी, जिसका मतलब है कि फिजिकल थेरेपी सबसे अच्छा विकल्प था। वेट रूम में ज्यादातर चोटें आंदोलन और तकनीक की समस्याओं या उठाने के समय अनुचित लोड के कारण होती हैं। समय के साथ ये मूवमेंट या लोडिंग समस्याएं आपके शरीर में छोटे छोटे आघात उत्पन्न करती हैं, जो अंततः जमा होकर आपके शरीर में चोट की गंभीर स्थिति में बदल जाती है। उदाहरण के लिए, जब उसकी स्क्वाट को पीछे से हल्के वजन के साथ देखा, तो दिखता है कि वह बाएं तरफ अपनी घायल घुटने की ओर झुक रहा था। इसलिए विचार यह है कि सबसे पहले यह पता लगाना है कि कौन सी मूवमेंट समस्याएं, जैसे खराब समन्वय, स्थिरता की कमी या सीमित गतिशीलता ने शुरुआत में ही चोट का कारण बनी है। हमने मूल्यांकन एक पैर के स्क्वाट से शुरू किया। दाईं ओर गहराई में जाने में उन्हें हैमस्ट्रिंग कठोरता के कारण कठिनाई हुई और बाईं तरफ स्क्वाट करते समय क्रैकिंग सेंसेशन आई। अस्थिरता महसूस करते हुए, देखते हुए कि क्वाड्स सुचारू रूप से सक्रिय नहीं थीं, जल्दी जल्दी चालू बंद हो रही थीं चढ़ाई में। जब हमने दोनों तरफ टखने का परीक्षण किया तो पाया कि वे वास्तव में समान थे। हालांकि जब हमने फेबर टेस्ट के साथ ऊपरी हिस्से की जांच की, तो हमने पाया कि उसकी बाईं कूल्हे दाईं की तुलना में थोड़ी ऊंची थी। मतलब कि उसे अपने दाएं कूल्हे की तुलना में बाएं कूल्हे को फैलाने और बाहरी घुमाव में कठिनाई हो रही थी। जब हमने दोनों कूल्हों की आंतरिक घुमाव की तुलना की, तो आप देख सकते हैं कि बाईं ओर भी थोड़ी बाधा है। सिंगल लेग ब्रिज का परीक्षण किया। बाएं पैर में दर्द नहीं था और ग्लूट की सिकुड़न ठीक थी। सुनो, जब उसने दूसरी टांग से किया तो क्या हुआ? जैसे ही मैं इसे निकालता हूं, मुझे तुरंत हैमस्ट्रिंग में दर्द महसूस होता है। मेरा घुटना सक्रिय होना चाहिए। पूरा विस्तार प्राप्त करना बेहद मुश्किल होता है और इसे हासिल करना सच में आसान नहीं होता है। मार्टिन्स ने मुझे लिखा कि उनका हैमस्ट्रिंग दर्द घुटने के कम मुड़े हुए और अधिक सीधे स्थिति में अधिक था, जिसका मतलब था कि हम हैमस्ट्रिंग टेंडिनोपैथी में आम लोड असहिष्णुता से निपट रहे थे।
क्योंकि जब हैमस्ट्रिंग अधिक सीधे या लंबाई वाली स्थिति में होती थी तब उस पर अधिक लोड और अधिक दर्द होता था। तो हमारी मूल्यांकन के आधार पर यहाँ वह योजना है जिससे हमने शुरुआत की। हिप मोबिलिटी के लिए असिस्टेड हिप एरोप्लेन और बैंडेड जॉइंट मोबिलाइजेशन का उपयोग करें। इसके अलावा ब्रिज, गुड मॉर्निंग्स और टच डाउन भी शामिल हैं। सहायता प्राप्त हिप एयरप्लेन के लिए संकेत था कि हिप्स को खोलें और फिर सिंगल लेग आरडीएल स्थिति में जितना संभव हो सके हिप्स को बंद करें और संतुलन के लिए बार को पकड़ें। अंतिम स्थिति को 5 सेकंड के लिए बनाए रखें और कूल्हे में खिंचाव का अनुभव करें। बैंडेड जॉइंट मोबिलाइजेशन कूल्हे के विस्तार में सुधार और कठोर कूल्हे फ्लेक्सर्स को हल्का खिंचाव देने के लिए किया गया था। पुल के साथ उसने अपने ग्लूट्स को सक्रिय करने और अपनी हैमस्ट्रिंग से भार कम करने के लिए 10 सेकंड के होल्ड का सेट एक अपेक्षाकृत दर्द रहित स्थिति में किया। फिर हमने धीमी गति वाली गुड मॉर्निंग्स 3-1-3 टेम्पो के साथ की ताकि उस घायल हैमस्ट्रिंग टेंडन की ताकत और लोड सहने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। अंत में उसने बिना दर्द के उस ऊंचाई पर एक टचडाउन किया, नियंत्रण और स्थिरता पर काम करते हुए, ऊंचाई बढ़ाते हुए जब वह सहज था। पुनर्वास के 1.5 सप्ताह बाद मार्टिन ने 230 किलो वजन के साथ प्रभावशाली स्क्वाट किया। यह उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का एक प्रमाण है और उनके सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को भी दर्शाता है जो वाकई प्रेरणादायक है। ठीक है, वो स्क्वाट्स थे। मैं सोच रहा था कि 506 पाउंड का 10 रिप्स कर पाऊंगा, लेकिन लगता है कि मेरी प्रैक्टिस में थोड़ी कमी रह गई है। मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत जोर डालता तो अंदर जा सकता था, लेकिन इसका मतलब फॉर्म पर समझौता होता। अभी मैं ऐसा नहीं करना चाहता, तो मुझे इससे बहुत खुशी है। वापस 506 पाउंड में, ये बिन दर्द का है। 1.5 हफ्ते में एरोन हॉर्शिक के साथ स्क्वाट यूनिवर्सिटी से काम करते हुए और 506 पाउंड के स्क्वाट बिन दर्द के हैं। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैं इसके लिए कितना आभारी हूं। हम काफी आगे बढ़े हैं। ठीक है, अब जब आपने वह देख लिया है, हम पुनर्मूल्यांकन शुरू करेंगे। अब मैं मार्टिन से उनकी मौजूदा शारीरिक स्थिति, उनके अनुभव और हाल की घटना पर बात करने को कहूंगा, जिससे हमारे इलाज में कुछ बदलाव आने की संभावना है। ठीक है, तो इस काम की शुरुआत आरोन के साथ, ये लगभग अप्रैल की बात है। कुछ महीने पहले मैं अपने घुटने के लिए उनकी मदद लेने आया था। मेरे पास कुछ खराब हो रहा उपास्थि था और मेरे बाएं घुटने के पीछे की ओर हल्का मेनिस्कस फट गया था। मेरी दाईं हैमस्ट्रिंग में समस्याएं हैं जिन्हें हम समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि यह वास्तव में लैब्रम आंसू हो सकता है, लेकिन हम आज भी मूल्यांकन करेंगे और इसके लिए बेहतर जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरी C6 और C7 के बीच की नस में चोट थी, जहां 1 मिलीमीटर की हड्डी के उभार से नस दब गई थी, जिससे मेरी दाईं तरफ प्रभावित हो रही थी, पर अब वह ठीक है। सालों से जूझ रहा था। आरोन ने मेरी ऊपरी पीठ सक्रिय कराई। अब दाहिना हाथ लगभग पूरी ताकत में है। उस जीत से खुश हूं, लेकिन इसे देखना चाहता हूं और सुनिश्चित करना चाहता हूं कि वह वापस ना आए। इसके अलावा हल्का मीडियल और लैटरल दर्द मेरी कोहनियों में हो रहा है और साथ ही कलाई में दर्द और टखने में भी दर्द महसूस होता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे निचले शरीर की विस्तृत रूप से गहन जांच करने जा रहे हैं और अगले वीडियो में हम ऊपरी शरीर की समीक्षा करेंगे, इसलिए उसके लिए जुड़े रहें। तो निचले शरीर के लिए जिस तरीके से मैं एक फिजिकल थेरेपिस्ट के रूप में काम करता हूं, वह एक मूवमेंट आधारित पद्धति है। तो हम देखेंगे कि वह किस तरह चल रहा है, चाहे वह 2 पैरों पर हो या 1 पैर पर। हम गतिशीलता और स्थिरता में सूक्ष्म परिवर्तन, साथ ही उसकी चाल में मौजूद विषमताएं उजागर कर रहे हैं। फिर हम गहराई में जाएंगे, हमारे मूल्यांकन से कमजोर कड़ियां उजागर करेंगे और सुधार पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मैं हमेशा यही कहता हूं कि वे कृपया जूते उतारें और मुझे एक अच्छा स्क्वाट करके व्यायाम दिखाएं। तो मैं मार्टिन को स्क्वाट करने के लिए कहूंगा, मैं उसे देखूंगा, हम उसके वीडियो को देखेंगे कि हमें क्या मिलता है, और हम 1 पैर वाले स्क्वाट भी करने जा रहे हैं और फिर देखेंगे कि हम वहां से क्या करते हैं। तो पहले एक सामान्य बॉडी वेट स्क्वाट करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बारबेल स्क्वाट करने के लिए निर्देश दूंगा। ठीक है, और इवान, मैं चाहती हूं कि तुम यहां आओ ताकि तुम उसे सीधे सामने से देख सको और वही देख सको जो मैं यहां देख रही हूं। बहुत अच्छा। ठीक है, तो एक बात जो मैं देख रहा हूं वो है शायद थोड़ा सा और बाएं पैर की अंगुली बाहर की ओर। फिर से कहूं, यह थोड़ा बारीकी में है, पर मूल्यांकन का मकसद यही है। मैंने देखा जब भी मार्टिन्स ने हाल में भारी स्क्वाट किया, वह 506 का वीडियो था। हम शिफ्टिंग का सामना कर रहे हैं और मूल वीडियो से पता चल रहा था कि वह ज्यादा शिफ्ट कर रहा था। कई बार यह सूक्ष्म समस्या हो सकती है जो अक्सर कूलों से होती है,
टखने या टिबिया के हिलने का तरीका। ये सब चीजें हैं जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। वह दाईं तरफ कूल्हे पर कैसा लग रहा है? अभी सब ठीक है, बस मेरी पृष्ठास्थि में दर्द है। कुछ हफ्ते पहले मुझे कार ने मारा था, हिट एंड रन। मैं बाइक चला रहा था, उन्होंने मुझे टक्कर मारी, बाईं कोहनी पर टांके आए, पीठ के बल गिरा और अब पृष्ठास्थि में दर्द है। तो किसी भी उपचार प्रक्रिया की तरह जब मैं एथलीट के साथ काम करता हूं तो सिर्फ पहले दिन के मूल्यांकन पर निर्भर नहीं रहते। हम लगातार पुनर्मूल्यांकन करते रहते हैं क्योंकि समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं। कुछ लोग कार से टकरा भी जाते हैं तो कभी कभी सावधान रहना पड़ता है। हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। ठीक है, तो आप बारबेल को पकड़कर अपनी पीठ पर रखकर बैठें। स्क्वाट यूनिवर्सिटी के साइन की तरफ मुंह करें। ठीक है, रैक उस दिशा में ही है। ठीक है, हम बस धीरे धीरे और आराम से 5 करके देखेंगे। ठीक, ठीक है, एक और ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, उसे वापस रखो। तो एक बात जो मैंने उस स्क्वाट में नोट की और मुझे लगता है कि ये थोड़ा अधिक बढ़ गया था जब हम और अधिक वजन के साथ स्क्वाट कर रहे थे। बस थोड़ा सा बाईं ओर झुकाव, ओह बस थोड़ा सा वजन उठाना, बस थोड़ा सा। मैं चाहता हूं कि आप दाएं और बाएं पैर से ज्यादा गहरा एक पैर स्क्वाट करें। यहीं पर करें ताकि लकड़ी में थोड़ी और बेहतर पकड़ मिले। क्या यह फर्श पूरी तरह से समतल है? हाँ, ये समतल है, ऐसा होना चाहिए, वजन लुढ़कते नहीं। ठीक है। आपको कोई दर्द महसूस हो रहा है? मुझे लगता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूं। दाईं ओर पर थोड़ा असर हो रहा है, हाँ, और ये नीचे तक जाता हुआ महसूस होता है। ठीक है, चलिए वही बाईं ओर पर भी करते हैं और टेलबोन के आसपास भी थोड़ा। बहुत अच्छा, तो निश्चित रूप से ज्यादा नियंत्रण और उस बाईं तरफ बेहतर गहराई। आपका घुटना कैसा महसूस हो रहा है? घुटना ठीक है। अच्छा, यह बहुत तकलीफदेह होता, मेरा घुटना। हाँ, फिर से सच में अच्छा। हमारा लक्ष्य सच में है। आप जानते हैं, मैंने थोड़ी देर कोशिश की और वहां पहुंच गया। मैं इससे बहुत खुश हूं। मुझसे माफी, मैं उत्साहित हूं। आमतौर पर मैं इसे बेहतर कर सकता हूं, खासकर ओलंपिक वेटलिफ्टिंग जूतों के साथ। लेकिन अब जब मैं नंगे पांव हूं, पिछले कुछ महीनों में इसमें बहुत प्रगति हुई है। बड़ा कारण जिसके लिए मैंने आपको इसे ठंडा करने के लिए कहा, वह यह था कि यह समस्या का पहचानने में मदद करता है। और आप उस दाएं एकल पैर के स्क्वाट में देख सकते हैं, ये कठिन है और थोड़ा डगमगाते भी हैं। थोड़ा सा, मुझे अब भी वह तनाव महसूस होता रहता है कभी कभी। हाँ, हम उस पर काम करेंगे और गहराई से विचार करेंगे। यह पहला कदम है। अब हम पैरों से ऊपर की ओर देखेंगे। पहला कदम, हम 5 इंच की दीवार का परीक्षण करेंगे। टखने की गति के लिए अंगूठा और मुट्ठी याद रखें। हम ये नहीं देख रहे हैं कि ओह, लेकिन हम इसे यहीं पर ही अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे। तो हम ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि मार्टिन्स के पास दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक टखने की गतिशीलता है या नहीं, बल्कि हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनके टखनों में साइड टू साइड और असंतुलन है। क्योंकि समय के साथ अगर आपके एडी की गतिशीलता में असंतुलन है तो यह शरीर में छोटे माइक्रो ट्रॉमा का कारण बन सकता है, क्योंकि आप थोड़े बहक जाएंगे। और जब आप डबल लेग मूवमेंट कर रहे होते हैं, जैसे कि स्क्वाट, डेडलिफ्ट, कुछ ऐसा जहां हम जितनी संभव हो सके उतनी समरूपता चाहते हैं, अगर आपके पास साइड टू साइड छोटे छोटे सूक्ष्म अंतर हैं, यह आपके शरीर के ऊपर तक की छोटे छोटे संरचनाओं के लोडिंग और उन्हें संभालने के तरीके को वास्तव में बदल देता है। तो टॉमी के पास जाकर घुटनों के बल नीचे बैठ जाओ। अंगूठे और मुट्ठी की दूरी पर रहो, जो कि लगभग 5 इंच मानी जाएगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारे हिप्स बाहर की दिशा के लिए सीधे और स्थिर बने रहें। बहुत अधिक उत्तेजित या उत्साहित मत हो, समझे? कूल्हे सीधे रखें, उन्हें न घुमाएं, सीधे आगे बढ़ें। ऐसा लगता है जैसे मेरा घुटना बाहर धक्का देना चाहता है और मेरे एडक्टर तनाव की याद है। हाँ, तुरंत दर्द होगा, यहां तक कि 2 पर भी। मैं सतर्क रहना चाहता हूं। हाँ, जितना हो सके सीधे आगे बढ़ें, उन कूल्हों को हिलने मत दें। ठीक है, यहां से हम शायद लगभग 4 उंगलियों पर हैं। क्या यहां आपको चुभन या अवरोध महसूस होता है या बस आपकी पीठ जकड़ी हुई है? सामने ब्लॉक की अनुभूति है। ठीक है, अच्छा, चलो लौटते हैं।
ठीक है, और अब अपने दूसरी तरफ से यही करें। कूल्हे सीधे ही रखें, ना घुमाएं। ये कुछ ऐसा है जो मैंने पहले नहीं किया। ठीक है, जितना हो सके उतना सीधा आगे बढ़ो। अच्छा, मैं बस इस तरफ से घूम कर आ रहा हूं। ठीक है, जितना आगे कर सको करो। तो यहां हम लगभग 2 उंगलियों की दूरी पर हैं, तो हमारे पास लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर का अंतर है। आज मेरी बाईं ओर यह क्यों इतना आसान था? बिल्कुल। तो होता यह है कि अगर आपके टखने की गतिशीलता सीमित है तो यह घुटने को आगे आने नहीं देगा, जिसका मतलब है कि आपका एकल पैर स्क्वाट में गहराई प्रभावित होगी और आपको पूरे शरीर में मूवमेंट को संतुलित करना होगा। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है। अब मुझे अलग अलग समय पर परीक्षण करना पसंद है, यह देखने के लिए कि क्या हम अपनी मूवमेंट क्वालिटी और उसकी गुणवत्ता में कोई बदलाव कर सकते हैं। तो मैं आपको यह करने के लिए कहने जा रहा हूं कि एडी के लिए बैंडेड जोड़ गतिशीलता करें। हम एक प्लेट रखने जा रहे हैं। हम यहां अपनी अच्छी एलिको प्लेट का उपयोग करेंगे। ठीक है, मैं आपको घुटने के बल रखने वाला हूं, इसलिए घुटने टेकने की स्थिति में आपका दायां पैर यहां ऊपर रहेगा। हां, क्योंकि वही कठोर था। ठीक है, बहुत तनाव है। और यह पट्टी घुटने पर। हां, यह पट्टी आपके पैर के शीर्ष पर यहां होगी, इसे धीरे धीरे नीचे की ओर खींचते हुए। यह आपकी टेलस हड्डी पर अतिरिक्त दबाव डाल रही है। ऐसा करने से टखने के जोड़ों की प्राकृतिक गति में अच्छी मदद मिलेगी। जब आपकी पिंडली आगे की ओर जाती है तो यह गहरे स्क्वाट में जाती है। आपकी पिंडली आगे बढ़ेगी, आपकी टिबिया इस तरह घूमेगी और आपका टलस उस तरफ जाएगा। यदि 5 इंच की दीवार की परीक्षा में सामने अवरोध महसूस होता है क्योंकि जोड़ सही तरह से नहीं चल रहा, तो यह घुटने को पैर की उंगलियों के ऊपर जाने से रोकेगा। यह टखने की गतिशीलता को सुधारने के तरीकों में से एक अच्छा तरीका है। बैंड यहां घुटने को जितना आगे ले जा सकते हो ले जाओ। अब देखो कैसे ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ओह ठीक है, ये दूसरी बात है, अगर लोग खराब स्थिति में मोबिलाइज करते हैं, उसी स्थिति में आंदोलन करना है जिसे सुधारना है। मध्य उंगली की ओर। हाँ बिल्कुल, गहरी स्क्वाट में आपके घुटने यहीं होने चाहिए। सही। 3 सेकंड तक धीरे धीरे होल्ड करें और फिर धीरे से वापस आएं। टखने को गतिशील करते हुए शरीर के बाकी हिस्सों का सही से ध्यान अवश्य रखें। मैं नहीं चाहता कि आपकी कूल्हे हिलें, घुटना अंदर जाए या पैर गिरे, क्योंकि हम ऐसे स्क्वाट नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्क्वाट के साथ जिन पोजीशनों को हम मजबूत कर रहे हैं उनमें अधिक निरंतरता और स्थिरता रहे। डेडलिफ्ट जैसी कोई भी चीज, तो फिर से इसे मूवमेंट के साथ एक मोबिलाइजेशन कहा जाता है। ये कुछ ऐसा है जिस पर कई फिजिकल थेरेपिस्ट ने कई वर्षों तक काम किया है। ये मुलिगन के साथ बहुत से काम के पीछे जाता है और मूल रूप से कुछ बैंड की सहायता के साथ जोड़ों की प्राकृतिक गति के माध्यम से शरीर में सुधार करता है। तो आप चाहते हैं कि वह बैंड मेरी पीठ के पीछे किस ऊंचाई पर सेटअप हो, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस पर कितना तनाव चाहते हैं। तो मैं सोच रहा हूं जैसे, हाँ, एंकर पॉइंट, ओह समझ गया, तो इसे कुछ हद तक नीचा होना चाहिए ताकि आप देख सकें कि यह आपकी बॉडी के नीचे कैसे खींच रहा है। हाँ, तो 2 चीजें हैं जो लोग सही तरीके से कर रहे हैं। वे इस बैंड को ऊपर ऊंचा रखते हैं। सही है, ताकि यह शिन पर खींचे, जो कुछ नहीं कर रहा है। और यदि बैंड बहुत ऊंचा खींच रहा है, जैसे यहां से खींच रहा है, तो वह भी कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए आप चाहते हैं कि यह नीचे की ओर खींचे। यह समझ में आता है। हाँ, मुझे यकीन करना होगा कि हमें भी इस तरह का एक बैंड मिले। यह वास्तव में अच्छा है। तो ये एक स्टिकर रहा है। तो हाँ, ये एक दुष्ट राक्षस बैंड है। तो अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और उन्हें पसंद करता है या एक देखना चाहता है, तो मैं इस वीडियो के विवरण में एक लिंक डाल दूंगा। कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो बदमाश राक्षस बैंड है। काला वाला लगभग 2 से 3 इंच का हो सकता है। अगर आपको कोई बहुत मोटा मिल जाता है तो यह पूरे टखने को घेर लेगा और यह वास्तव में हमारे लक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा। यदि आप एक बहुत छोटा लेते हैं तो उसमें उतनी ताकत नहीं होगी। जब आप घुटना आगे बढ़ाते हैं तो क्या वह चुभन महसूस होती है? तो अगर यह पट्टी पर्याप्त कसावट और लोड के साथ नहीं थी जब आपने वह घुटना आगे बढ़ाया, तो यह छुटकी को नहीं हटाती। हम इसे प्लेट पर भी रखते हैं ताकि सही कदम बढ़ाना सुनिश्चित हो सके। सीधा करने पर हो सकता है उतनी ताकत नीचे न मिले। अब जैसे हम हमेशा नियमित रूप से करते हैं, दोबारा परीक्षण करें ताकि देख सकें कि हमारी अपेक्षित परिवर्तन हुआ है या नहीं। तो कृपया दाएं पैर के साथ फिर से घुटने टेकें, एक अंगूठा और मुट्ठी बनाएं, तुरंत पुनः परीक्षण करें बिना किसी प्रकार के आराम के। 10 मिनट दूं। अंगूठा और मुट्ठी। तो क्या अंगूठे को वाकई में जितना दूर हो सके उतना बढ़ाना चाहिए? आप तो बस, ये काफी है। मुझे लगता है कि मेरे अंगूठे आपसे लंबे हैं। तो इसे बस आराम से छोड़ दें। बिल्कुल, हाँ। जो हम कर रहे हैं वह बस एक साधारण प्रयास है, लगभग 5 इंच पाने का। ठीक है, अब बस उस घुटने को आगे की तरफ बढ़ाएं। पहले हम लगभग पूरे 4 की तरह थे। लो, हो गया। अब हम लगभग 3 पर हैं। तो उस तरफ से निश्चित रूप से सुधार अलग लगता है। हाँ, कम चुभन है। हाँ, बेहतरीन।
वहां हमने देखा। तो यह निश्चित रूप से दिखा रहा है कि बैंडेड जॉइंट मोबिलाइजेशन ने सीमित टखने की गतिशीलता को सुधारने में प्रभावी और दक्षता से काम किया। ये लो, मेरा मतलब है तुम लगभग 2 के पास हो, तो हम दूसरी तरफ बिल्कुल वैसे नहीं हैं, लेकिन हम काफी आगे हैं। मैं भी, पता नहीं इसे चीटिंग कहेंगे या नहीं, पर मैं धक्का दे रहा हूं। मतलब आपको थोड़ा मजबूर करना होगा, पर मुख्य बात यह है क्या हम गतिशीलता सीमा साफ कर पा रहे हैं। अगर ऐसा किया और बदलाव नहीं देखा, हम ये नहीं करते। सही परीक्षण द्वारा ही जाने कि हम कितने कुशल और प्रभावी हैं। बस इसे आजमाएं। घर पर सरल वैज्ञानिक तरीका परीक्षण द्वारा। कूल, ठीक है। परीक्षण नंबर 2, हम तिबियल रोटेशन को देखेंगे क्योंकि यह निश्चित रूप से टखने की गतिशीलता को प्रभावित कर सकता है। तिबियल रोटेशन मैं आपसे यह करवाने जा रहा हूं। याद है जब हमने इसे घर पर आजमाया था? मैं आपको यही करने के लिए कहने जा रहा हूं कि आप यहां फिट मैप पर बैठें। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपके पैर की उंगलियां बाहर की ओर हों, जैसे बाहरी हिस्से पर। आप अपना घुटना पकड़ लें, कूल्हा सीधा ही रखें, घुटना बिल्कुल भी ना हिले। फिर आप अपना पैर जितना अंदर कर सकते हैं करेंगे, और हम जो ध्यान से देख रहे हैं वह है एक ओर से दूसरी ओर हिलने का। आप कितना हिला सकते हैं और क्या इसमें कोई फर्क है? क्या यह समझ में आता है? ठीक है, तो चलो इनमें से एक मैट ले लें। मेरे पास एक बेसमेंट में है, तुम्हें दूंगा, मगर शायद प्लेन में ले जाना कठिन हो सकता है। देखेंगे। फिर भी करूंगा, सचमुच लायक है। ठीक है, तो बढ़िया। तो पैर की उंगलियां 2 के बाहर। बहुत अच्छा। ठीक है, तो इस घुटने को पकड़ो, वहां से शुरू करें। एडी बीच में, सही है। हाँ, और फिर पैर को अंदर की ओर जाने दें, घुटना ना हिलने पाए। क्या मुझे इसे फर्श के साथ बिल्कुल लंबवत रखना चाहिए? यह रहे हम। हाँ, हम दोनों ओर से अधिक समान होना चाहते हैं। इसे इस तरह से लगाओ कि यह संगत हो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, जितना हो सके उतना घुमाओ। बहुत अच्छा। हाँ, ठीक है, बुरा नहीं। ठीक है, वही करें। पैर वहीं रखें, दूसरी तरफ करें। ठीक है, ये दोनों पक्षों के लिए लगभग समान है। हो सकता है दाहिनी तरफ थोड़ा सा अलग हो, लेकिन कुल मिलाकर इतना बुरा नहीं है। ये साइड टू साइड काफी अच्छा दिख रहा है। फिर से हम एक अलग साइड टू साइड देख रहे हैं जिसमें बड़ा अंतर हो। ये मुझे काफी समान लग रहा है, साइड से साइड। तो हाँ, ऐसा ही लगता है। हाँ, तो हम ये देख रहे हैं कि एक साइड से दूसरी साइड में कोई बड़ा अंतर है या नहीं, और वह दिखने में अच्छा लगता है। तो चलिए यहां कूदते हैं। अगला, हम कूल्हे की गतिशीलता देखेंगे। कृपया आप पीठ के बल लेट जाएं। तो मुझे याद है कि हमने इसे कुछ सप्ताह पहले किया था, जो है हिप इंटरनल रोटेशन। तो ये पैर सीधा जो हम कर रहे हैं वह यहां है। मैं उन्हें करीब 60 डिग्री हिप फ्लेक्शन तक ला रहा हूं। और हम सच में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही, यही हमारा असल इरादा है। पूरी तरह आराम करें। सही। ठीक है, बस पूरी तरह से आराम करो। ठीक है, हम बस बगल में देख रहे हैं। ठीक है, इसे सीधा रखो। ठीक, ज्यादा बुरा नहीं। कूल है, सही। बिल्कुल। मैं आया हूं, यह वाकई ज्यादा घुटने का था। तो सबसे पहले सीधे, कुछ भी नहीं होता। जब आपने इसे मरोड़ना शुरू किया मुझे लगा। कूल्हे में थोड़ा सा। आपकी आंतरिक घुमाव बहुत अच्छी है। हम देख रहे हैं क्या एक तरफ से दूसरी में कोई फर्क है? मेरा मतलब है इस तरफ अच्छा है, यहां पर यह स्टाइलिश है। अब अगर मैं यहां आकर दबाव डालता हूं और पार जाता हूं, यही मैं महसूस करता हूं, अवरोध। आप एक तरफ असर महसूस करते हैं और दूसरी तरफ नहीं। मैंने किया, तुमने वही किया। बढ़िया। नहीं, पर जैसे कुछ न लगे तब हाँ। तब महसूस होता। ठीक है, और यह 0 से 5 तक बहुत ही तेजी से पहुंच जाता है। ठीक है, यह आंतरिक रोटेशन था। अब हम जिस पर ध्यान देंगे उसे फेबर टेस्ट कहा जाता है, जो आपकी कूल्हों की बाहरी रोटेशन और विस्तार की क्षमता देखता है। इस कूल्हे को ऊपर करें और मैं इसे यहां रखूंगा, और बस इसे जितना नीचे कर सकते हैं करें। जितना हो सके इसे आराम करने दें। बहुत अच्छा। तो हम ये देख रहे हैं कि क्या कोई बड़ा अंतर है, लेकिन मेरे बाएं तरफ, इस तरफ मुझे थोड़ा दबाव महसूस होता है, दाएं तरफ मुझे ऐसा नहीं लगता। हम देखेंगे। फिर से हम देख रहे हैं कि क्या दोनों तरफ में कोई अंतर है। जरूरी नहीं कि टांग बहुत नीचे जाती है। बहुत अच्छा। तो फिर से इस बार हम दोनों तरफ लगभग समान हैं, जो मुझे पसंद है। ऐसा लगता है कि मैं इसे नीचे दबा सकता हूं, इसे थोड़ा और आगे बढ़ा सकता हूं। दूसरे में मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, इस पर मैं और धक्का दे सकता हूं और थोड़ा अतिरिक्त रेंज प्राप्त कर सकता हूं। हाँ, निश्चित रूप से इस पर तुम्हारे पास ज्यादा क्षमता है। और फिर वही चीज दूसरी तरफ करो, इसे यहां समायोजित करो। हाँ, और फिर ठीक है, अब मैं इसे जोर लगाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वास्तव में इतना बुरा नहीं, ये निश्चित रूप से उतना नहीं है, और अगर मैं दबाऊंगा
क्या ये खिंचाव है? ये बस वही दिक्कत की वजह से होने वाली रुकावट है। इम्पिंजमेंट, कुछ दर्द? तो हाँ, मेरा मतलब उतना नहीं है। मुझे ये कई सालों से है, जब तक मुझे याद कर सकता हूँ। तो इस तरफ ज्यादा रेंज नहीं है। हाँ, और अगर मुझे सही से याद है तो हम इस तरफ वो हिप एयरप्लेन का अभ्यास काफी बार कर रहे थे। क्या ये सही है? मैंने इसे हमेशा दोनों पर किया। हाँ, शुरुआत में मेरे बाएं के लिए। हाँ, वह बाईं तरफ बदतर थी। तो इस बार हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या इसे आपके में सुधार किया जा सकता है। उस पैर को कूल्हे के एयरप्लेन के साथ नीचे करें तो जल्दी से ऊपर चलें। अगर आपको फेबर टेस्ट में दोनों तरफ अंतर मिलता है और एक पैर वाकई में ऊपर उठा हुआ है, बस वहां बैठा हुआ है, आपको जो करना है वह हिप एरोप्लेन असिस्टेड करना है। इस स्थिति में उसका बायां हिस्सा मुख्य है, इसलिए वह सामान्य सिंगल लेग आरडीएल की स्थिति को अपनाने जा रहा है। पिछला पैर सीधा है और स्थिर है। सहायता जी। हाँ, हम सहायक करेंगे। वह कूल्हों को ज्यादा खोलने वाला है। हाथों से संतुलन बनाते हुए घुटना थोड़ा मोड़ें। क्या जांघ में महसूस हो रहा है? थोड़ा सा ही है। थोड़ा सा। लक्ष्य है जितना हो सके मोड़ें ताकि ग्रोइन क्षेत्र में खिंचाव महसूस हो। मैं इसे इस तरफ कर रहा हूँ। लगता है मेरी रीढ़ समायोजन करने लगती है। ठीक है, जब आप ऐसा कर रहे हैं तो सच में कोशिश करें कि जितना हो सके अपने नाभि को खोलें और इसे पीछे खींचें। अगर आप बार को थोड़ा और आगे पकड़ना चाहते हैं तो यह ठीक है। वहां तुम हो क्या? इससे कुछ बदलता है। कभी कभी पीठ के बजाय लगभग श्रोणी के बारे में सोचें। हाँ, मुझे सच में ध्यान देना होगा कि मेरा घुटना मरोड़ने से बचे। हाँ, यह बड़ी बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि वह पैर पूरी तरह स्थिर रहे और बस श्रोणी को ऊपर से घुमाएं। हाँ, अब मैं वास्तव में इसे लेने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं इसमें फंस जाता हूँ। खासकर जब मैं अपना बायां पैर करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा शरीर वास्तव में बहुत सारे मुआवजे लगा रहा है, जैसे घुटने का मरोड़ना और वह सब। हाँ, ठीक है, तो इसे फिर से नीचे लाएं और मैं चाहता हूं कि आप इनमें से 3 करें और फिर हम वह फेबर टेस्ट दोबारा करेंगे। ठीक है, ये कब तक टिकेगा? बस लगभग 5 सेकंड, हमें लंबा नहीं जाना है। फिर नीचे और खोलें। मैं बैलेरिना हूं। बहुत अच्छा काम किया है। इसे बंद कर दो। ठीक है, एक और बार। अच्छा काम किया। अभी भी कमर में दर्द है? हाँ, शायद 4 या फिर 5 होंगे। ठीक है, यह बहुत अच्छा लग रहा है। अब कृपया आराम से अपनी पीठ के बल धीरे धीरे नीचे लेट जाओ ताकि खुद को सहज महसूस करो। और देखते हैं कि क्या यह कुछ अलग है। तो पैर सीधे इसे ऊपर और पार करें। ठीक है, और बस पैर गिरने दो। ठीक है, फिर से। हाँ, जांचें और याद रखें इस स्थिति में उसे थोड़ा और नीचे लाएं। तो आप देख सकते हैं अब आपके पास वह उपलब्ध रेंज है। गति जब आपके मांसपेशियां काम करती हैं तो आप अपनी कमर को थोड़ा और खोल सकते हैं। हाँ, मेरे पास ये क्षमता कुछ मिनट पहले नहीं थी। ये अद्भुत है। हाँ, तो फिर से ये आपको दिखाता है कि आप सीमित हैं। ये अद्भुत है क्योंकि जब मैं इसे बस लटकने देता हूं तो जब मैं अपनी मांसपेशियां सक्रिय करता हूं तो वास्तव में दर्द थोड़ा खत्म हो जाता है। और इसलिए हम बिना सहारे के भी हिप एयरप्लेन कर रहे हैं ताकि आप अपने शरीर की रोटेशन क्षमता को नियंत्रित कर सकें। हम इसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। हाँ, तो फिर से यह हमेशा आपका परीक्षण है कि आप परिवर्तन कर सकते थे या नहीं देखने के लिए। तो आपके घुटने के मूल दर्द में जो वास्तव में सहायक था वह कूल्हे की गतिशीलता में सुधार था, भले ही आपका दर्द घुटने के क्षीण होने की वजह से था। मेनिस्कस सही है। एक पीटी इसे केवल शारीरिक या पाथोएनाटॉमिक दृष्टि से नहीं देखता और ऐसा नहीं कहता कि यह सिर्फ मेनिस्कस की चोट है। कैसे पता चलता है कि क्या करें? बस मेनिस्कस है। सही है, सर्जन इसे देखता है, वही तो निकालते हैं, है ना? हाँ, एमपीटी के रूप में मूवमेंट देखते हैं क्योंकि इसे बदल सकते हैं। तो मैं सुधार कर सकता हूं। आपके कूल्हे को बाहर घुमाने और फैलाने की क्षमता में कमजोरी है, जिससे चलने पर इस घुटने पर बोझ डालने का तरीका बदलेगा। हिप एयरप्लेन से सुधार कर अब आप अधिक समान रूप से साइड मूव कर रहे हैं। जैसे ही हम स्क्वाट के साथ बढ़ते हैं और लोड बढ़ाते हैं, हम दर्द कम करके फिर से प्रदर्शन पर लौट आते हैं। कमाल है। तो ये रहा। ठीक है, तो वो थी हिप मोबिलिटी। हमने एंकल मोबिलिटी की। अब मैं देखना चाहता हूं कि वो ग्लूट्स कैसे एक्टिव हो रहे हैं। अच्छा, अभी हम जो करने जा रहे हैं वह है एकल पैर ब्रिज टेस्ट। अब शुरू में हमें जिस समस्या पर काम कर रहे थे वह था हैमस्ट्रिंग टेंडिनोपैथी की संभावना। और एक तरीका जिससे आप हैमस्ट्रिंग टेंडिनोपैथी की पुष्टि या उसे खारिज कर सकते हैं वह है हैमस्ट्रिंग को विभिन्न दायरों में लॉट करना। पहली चीज जो हमने की वो थी एकल पैर पुल, जिसमें घुटना काफी मुड़ा रहता है।
इस अवस्था में हैमस्ट्रिंग संक्षिप्त स्थिति में रहती है और आप इसे भी एकल पैर पुल से ही लोड करते हैं। तो अब मैं मार्टिन्स को बुलाने जा रहा हूं। हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि दर्द है या नहीं और दर्द को रेट करें, बल्कि ये भी कि कौन सी मांसपेशियां कितनी मेहनत कर रही हैं कूल्हों को उठाने में। घुटने का तीव्र कोण या स्थूल कोण? इसे अच्छे से मोड़ें। हाँ, ऐसा ही। ठीक है, अब कूल्हा उठाओ। अच्छा, इसे कुछ सेकंड तक वहीं पकड़ो। कौन सी मांसपेशियां उठाती हैं? जांग, हैमस्ट्रिंग, नितंब या पीठ? ग्लूट्स। हैम्स होते। ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग। दर्द है? कोई दर्द नहीं है। बहुत अच्छा। ठीक है, अब नीचे। अगर आपको इस वीडियो की शुरुआत याद हो तो आपको काफी दर्द महसूस हुआ था। हाँ। ठीक है, दूसरे घुटने पर करें। ठीक है, ऊपर। अच्छा, कुछ सेकंड रुके रहें। ठीक है, उस तरफ कौन सी मांसपेशियां कड़ी मेहनत कर रही हैं? बहुत अच्छा। ठीक है, तो यह टेस्ट का पहला हिस्सा है। अब जाहिर है, क्योंकि हम एक संभावित हैमस्ट्रिंग टेंडिनोपैथी की संभावना मानी थी, इसलिए थोड़ा पीछे हटें। हम वही टेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार घुटने को ज्यादा सीधा रखकर। तो हम हैमस्ट्रिंग को थोड़ा लंबा करेंगे और विचार, हाँ, ये काफी अच्छा है। विचार ये है कि अगर हम हैमस्ट्रिंग को अधिक लंबी स्थिति में लोड करें और उसे इस स्थिति में अधिक दर्द हो या दर्द हो, न कि अन्य स्थितियों में, यह संकेत है कि हम हैमस्ट्रिंग टेंडिनोपैथी का सामना कर रहे हैं। तो यहां से कूल्हे ऊपर। ठीक है, कोई दर्द नहीं। एडक्टर वहां है। ठीक, बस एडक्टर काम महसूस होता या दर्द? अभी फिलहाल टेनोपैथी की स्थिति अंदर सही। ठीक है, समझ गया। 0 से 10 स्रोत कितनी खराब? 0 से 10 4। ठीक, दूसरी ओर वही करो। कुछ नहीं। ठीक है, इस एडक्टर में अंदर की तरफ 10 में से 4 दर्द था। एक चीज जो मैं अब करना चाहता हूं, क्योंकि हम थोड़ा सा आता जाता अजीब। हाँ, चलिए करते हैं। मैं आपको यहां पीठ के बल लेटने को कहूंगा। मैं कूल्हे को भी घुमाऊंगा और कूल्हे के जोड़ के लिए कुछ टेस्ट करूंगा। इस पैर को सीधा रखें। हम यहां इस कूल्हे को तैयार कर रहे हैं। क्या यह दर्द करता है? ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने 10 में से 2 इम्पिंजमेंट का अनुभव किया था। कराना? गायब। ठीक है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा। यहां पर बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो जब हम ऊपर गए और अंदर गए तो आपको अंदर की तरफ वो चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। क्या यह जोड़ में सही है या यह अधिक एडक्टर में है? जोड्स। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी एडक्टर को मेरे पैर को अंदर रखने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक पैर पर काम करते समय मेरा एडक्टर बहुत थक जाता है। हाँ, चलो करते हैं। इस तरफ रोल करते हैं और हम सिर्फ एक साधारण एडक्टर परीक्षण करने जा रहे हैं। तो यह पैर ऊपर और इस तरफ होगा। यह पैर सीधा रहेगा। ठीक है, कूल्हा उठाकर यहीं पकड़े रखें ताकि नीचे धक्का दें। तो अच्छे से कसकर पकड़ें। क्या दर्द हो रहा है? हाँ, यहां दर्द हो रहा है। यह लगभग 6 या 7 जैसा है। 6 या 7 दर्द। तो ये एक एडक्टर मैनुअल मसल टेस्ट है और वास्तव में यह पता लगाने का तरीका है कि यह अधिक एडक्टर है या हैमस्ट्रिंग। अगर यह हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन है तो दर्द नहीं होगा। हम हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन नहीं कह रहे थे। यह एक बिल्कुल अलग दर्द है। यही कारण है कि मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन इतने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि चीजें बदलती रहती हैं। ये एक नई और रोचक चीज है, हाल में विकसित हुई है। हाँ, बिल्कुल। तो वह दर्द कितना ज्यादा हो सकता था? 6 या 7। 6 या 7 दर्द है। ठीक है, अब इस दिशा में धीरे धीरे मुड़ें और मैं बस कभी कभी एक डॉक्टर से ज्यादा होता, पर सही है कि दोनों ही हैं। हाँ, तो इस साइड से तुलना करें, पैर ऊपर करें। ठीक है, जितना ऊंचा हो सके। ठीक है, दबाओ मत, पकड़ो। ठीक है, दर्द नहीं। ठीक है, समझ गया। ये पैर सीधा। मैं आपकी कमर को ऊपर और पीछे की ओर खींचूंगा, फिर इसे यहीं रोक कर रखें। नीचे मत दबने दो, मजबूत बने रहो। ठीक है, हम बाहर की तरफ वाले कूल्हे की ताकत की तुलना अंदर की तरफ से कर रहे हैं। तो हमें अंदर की तरफ निश्चित रूप से थोड़ा सा एडक्टर दर्द है। जहां तक सवाल है कि यह अधिक टेंडिनोपैथी है या ग्रोइन स्ट्रेन, थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम यहां कुछ अलग करेंगे। हाँ, और यह वास्तव में हमारे दृष्टिकोण को थोड़ा बदलता है। टेंडिनोपैथी में धीरे धीरे अधिक भार देना होता है, जबकि मांसपेशीय शक्ति के मामले में आराम और नरम ऊतक कार्य से जल्दी ठीक होता है। टेंडिनोपैथी में अच्छे बुरे दिन होते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए हमें भार को अलग तरीके से प्रबंधित करना होता है। हाँ, अब हमने ये देखा है कि अगर मैं अपनी बैंडेड मोबिलाइजेशन करता हूं और अगर मैं अच्छे से स्ट्रेच करता हूं, मेरे ग्लूट्स और बस
वास्तव में इस पैर को अधिक इस तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे दर्द कम हो जाए। हाँ, और मुझे याद है जब हमने हाल ही में बैंडेड जॉइंट मोबिलाइजेशन किया था तो आप अपने लेटरल स्क्वाट्स बहुत बेहतर कर पा रहे थे। हाँ, अब एक चीज जो मैं करना चाहता हूं वह है खड़े होना। हम उस सिर के लिए एक बैंडेड जॉइंट मोबिलाइजेशन करेंगे क्योंकि जब आपने अपना सिंगल लेग स्क्वाट शुरू में किया था, आप बिना चिकोटी के एहसास के गहराई से बैठ नहीं सकते थे। हाँ, सही है। तो चलिए एक हिप जॉइंट बैंडेड मोबिलाइजेशन करते हैं। तो हम इसे पूरी तरह से लेटरल तरीके से करेंगे। मैं मानूंगा हाल ही में मैंने आगे वाले करना बंद कर दिया है, मैं सिर्फ साइड वाले कर रहा हूं। बिल्कुल, यही चाहिए। साइड वाले आपके लिए अहम होंगे। हाँ, ये एक और परीक्षण है तो, या ये एक और अभ्यास है, इसीलिए मैं आपका इसे अपनी दाहिनी कूल्हे पर रखें और आप बस यहां इसी स्थिति में रहेंगे। ठीक है, तो चलो इस पर काफी दबाव डालते हैं। ठीक है, जितना हो सके कूल्हे के अंदर तक, सही से कमर तक लेकर जाएं। ठीक है, जितना बाहर तक जा सके। ठीक है, और अब हम चलते हैं। ठीक है, और घुटने के बल बैठें। ठीक है, अब इस स्थिति में जो हम कर रहे हैं वह है कि हम कूल्हे के जोड़ को थोड़ी जगह दे रहे हैं। हम अपनी कंकाल ला रहे हैं। टॉमी, प्रदर्शित करें। तो आपका कूल्हे का जोड़, जब आप अपने पैर को इस तरह से हिप फ्लेक्शन के माध्यम से हिलाते हैं तो ये जोड़ हिलेगा और सॉकेट के केंद्र में रहने की कोशिश करेगा। लेकिन होता यह है कि अगर ये जोड़ थोड़ा एक्सिस से हटकर ट्रैक करता है तो ये सॉकेट के सामने से टकरा सकता है और हिप इंपिंजमेंट बना सकता है। हम परित्यक्त संयुक्त गतिशीलता द्वारा जोड़ को थोड़ा बगल में फैला रहे हैं और जोड़ के अंदर अधिक गति प्राप्त कर रहे हैं ताकि हम इसे अधिक आसानी से हिला सकें। अब हम जो करने जा रहे हैं उसमें थोड़ी और गतिशीलता और फिर न्यूरोमस्कुलर पुनश्चर्या शामिल है। अब आप यहां से क्या करेंगे कि उस घुटने को धीरे धीरे अंदर गिरने देंगे, उसे हल्के से धक्का दें। बिल्कुल सही। और फिर आप बाहरी कूल्हे को पूरी तरह से आराम दें, जितना हो सके आराम करें। क्या ये ठीक है? हाँ, ठीक। तो ये कुछ सेकंड्स का मोबिलिटी वर्क है। हम लेटरल कूल्हे को खोल रहे हैं। मुझे कितना दबाना चाहिए? कभी कभी मैं इसे ऊपर रखता हूं क्योंकि इससे अधिक रेंज मिलती है। ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो लक्ष्य ये है कि ये बहुत बहुत सख्त है। कूल्हे की कैप्सूल जो जोड़ को घेरती है, और यहां से बगल की ओर धक्का देकर मैं चाहता हूं कि आप अपने ग्लूट को जोर से निचोड़ें। क्या ये आपको ठीक लग रहा है डॉक्टर? अच्छा, फिर आप बाहर धकेलें। तो यह न्यूरोमस्कुलर पुनः शिक्षा का हिस्सा है। यह बढ़िया स्थिरता है, शायद 3 से 5 सेकंड वहां। इसे बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। हम हिप जॉइंट को खोलते हुए घुटने को अंदर मोड़ने की गतिशीलता के बीच संतुलन बना रहे हैं ताकि शरीर की स्वाभाविक और प्राकृतिक गति बनी रहे। अब इस एहसास को महसूस करने में बहुत सारा समय, प्रयास और शक्ति लगती है। ये पागलों की तरह कठिन नहीं है, बल्कि यह एक नरम ऊतक का खिंचाव है। बिल्कुल सही। जब आप बाहर धकेलते हैं तो अब हम ग्लूट्स को यह सिखाते हैं कि वे कूल्हे खोलने का काम किस प्रकार करें। तो इसे दाईं ओर या बाईं ओर भी करना बेहतर रहेगा क्योंकि तुम्हें यह महसूस हुआ कि तुम्हारे कूल्हे खुल नहीं रहे। क्या यह सही है? हाँ, बिल्कुल। तो बहुत सी चीजें एक तरफ से नहीं करनी। अच्छा, तो हम बस इनमें से कुछ करेंगे। हमें कैमरे को थोड़ा बदलना पड़ा क्योंकि बैटरी खत्म हो गई थी, लेकिन हम फिर से बैंडेज जॉइंट मोबिलाइजेशन करने जा रहे हैं। बस तुमसे 3 करने को कहूंगा। कितनी रस्सियां? चलो एक बार और कर लेते हैं, फिर मैं आपको आपकी पीठ के बल लेटाऊंगा। मैं कूल्हे को दोबारा घुमाऊंगा और देखेंगे कि कैसा महसूस होता है। और फिर हम टखने वाले को बस एक बार और 1 सेकंड के लिए करेंगे, बस क्योंकि इसे हुए थोड़ा समय हो गया है। और फिर आपसे डीप स्क्वाट करने को कहूंगा। ठीक है, बाहर कूदो और जमीन पर लेट जाओ। अच्छा, डिसमाउंट। वास्तव में ये मेरी टांगों को थका देता है, जैसे मैं अपने एडक्टर्स और ग्लूट्स को महसूस करता हूं। मैंने ये हाल ही में करना शुरू किया है। यह शस्त्रागार में नए में से एक है। हाँ, ठीक है। तो जमीन पर कर रहा, पीठ पे। फिर से जांचेंगे, पीछे। हाँ, ठीक है। यहां से अंदर जा रहे हैं। क्या वह चुभन अभी भी महसूस हो रही है? फिर भी कम है, पर है। वहां, लेकिन बहुत कम। बहुत अच्छा। ठीक है, फिर से सिंगल लेग ब्रिज करें और देखें क्या यह एडक्टर बदलता है। ठीक है, लीजिए। हाँ, और फिर सिंगल लेग ब्रिज। ठीक है, वहां कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो हम 10 में से 4 के दर्द से 0 पर पहुंच गए। 0 पर। ठीक है, वाकई 0। इससे यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि कूल्हे के जोड़ की गतिशीलता आपके एडक्टर पर लोड को पर्याप्त गहराई से प्रभावित करती है। याद रखें कि एडक्टर्स कूल्हे के विस्तार के लिए शक्तिशाली मांसपेशियां हैं और यही हम यहां कर रहे हैं। कई लोग मानते हैं ये ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स तक सीमित है। एडक्टर्स भी कूल्हे को बढ़ाते हैं।
ये शानदार है। हाँ, इस बदलाव से दर्द कम हुआ, ये दिखाता है कि यह हमारी कोशिश में प्रभावी है। अब हम दोबारा जांच करें। फिर से हमने टखने पर कुछ मिनट पहले किया था, तो मैं टखने पर एक या शायद दो और बैंडेड जॉइंट मोबिलाइजेशन करना चाहता हूं। आपको पहले जैसे एक पैर पे स्क्वाट करना है। बढ़िया, ठीक है, तो चलिए यहां पर कूदते हैं। इलेक्ट प्लेट को वहां रखिए। क्या आपके पास कोई केले मौजूद हैं? तुम्हें पता है, मेरे पास कुछ सेब हैं और मेरे पास कुछ आड़ू और नेक्टाराइन भी हैं। वे सब बहुत शानदार हैं। हाँ, मैंने कल आखिरी वाला केला खाया। मैं तुम्हारी सारी आड़ू अकेले खा जाऊंगा। ठीक है, तो एक घुटने पर। हम इसे एक बार फिर से कर रहे हैं क्योंकि इसे किए हुए अच्छा 10 से 15 मिनट हो गए हैं। बस बस, सिर्फ 3 बार करने हैं। घुटने को आगे फिर साइड में ले जाएं। हम इसे फिर से जल्दी कर रहे हैं ताकि जोड़ की गतिशीलता में सुधार ला सकें। फिर हम पहले के सिंगल लेग स्क्वाट का परीक्षण करेंगे। याद है, बाईं तरफ कूल्हे का दबाव महसूस हुआ था। यह उसके बाईं तरफ जितना गहरा बिल्कुल नहीं था। फिर से हमेशा अपनी गति और जिस तरीके से आप चल रहे हैं उस पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम इन्हें में 3 करेंगे और फिर ऊपर चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। पहले बायां पैर आगे बढ़ाएं। मुझे लगभग 10 मिनट का समय दो ताकि मैं पूरी तरह से तैयार हो पाऊं। बायां कर रहा। पहले बायां पैर, ये तुलना है। खराब नहीं, खराब नहीं। दाईं तरफ। यार, ये वाकई बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। अब कैसा लग रहा है? कैसा महसूस हुआ? अच्छा, क्या अब भी कूल्हे में इंपिंजमेंट की समस्या है या नहीं? नहीं लगता है। नहीं, ठीक है। थोड़ा सा एडक्टर, लेकिन कोई हिप इम्पिंजमेंट नहीं। लो। एडक्टर तो जैसे एक एक है। हाँ, पहले तो आपका दायां पक्ष बाएं के समानांतर के बिल्कुल पास भी नहीं था। आपकी गति की सरलता वहां ज्यादा दिखाई दी। अब थोड़ा नियंत्रण था जिस पर हम अन्य वीडियो में काम करेंगे ताकि लोग देख सकें। लेकिन वहीं मैं सिर्फ टखनों और कूल्हों को दिखा रहा था। आपके बेहतर ढंग से चलने की क्षमता में बहुत बड़ा अंतर है। और फिर हम उस पर थोड़ा लोड लगाएंगे जिसे लोग बाद में देखेंगे। हम वहां से आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बढ़िया चीजें। तुम लोग ठीक है दोस्तों, मार्टिन से शारीरिक चिकित्सा मूल्यांकन के विस्तारित संस्करण को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर वह इस वक्त काफी थका हुआ लग रहा है, इसीलिए ऊपरी शरीर के आकलन से पहले हमें उसे थोड़ा और आराम करने का समय देने की जरूरत है। लेकिन बात यह है कि अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जो फिजिकल थेरेपी मूल्यांकन के बारे में कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं और अपने दर्द और तकलीफों का सामना कर रहे हैं, वहां पर मेरा सारा कंटेंट स्क्वाट यूनिवर्सिटी पर है, हमारे यूट्यूब, हमारे ब्लॉग पर। अगर आप थोड़ी और जानकारी लेना चाहते हैं और यह संसाधन आपके पास रखना चाहते हैं तो मेरी एक नई किताब आ रही है जनवरी 2021 में, जिसका नाम है रीबिल्डिंग माइलो। अगर आप लोग इसे ले लें तो मेरे लिए बहुत मायने रखेगा। मैं इस वीडियो के नीचे प्री ऑर्डर लिंक डाल रहा हूं। अगर आपके कोई सवाल हैं मार्टिन्स और मेरे लिए तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और जब तक हम फिर मिलें दोस्तों, खुश रहिए।